right? So yes, negotiable instrument act, just as a briefing point, it is a instrument which is transferable. नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल टू n नंबर ऑफ पार्टीज फॉर n नंबर ऑफ टाइम्स। तो इसमें वो वाले डॉक्यूमेंट्स आएंगे जो कि ट्रांसफर आप कर सकते हो, कोई भी जिसके पास वो डॉक्यूमेंट है, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज है या चेक है या आपका प्रोमिसरी नोट है, ये तीन इंस्ट्रूमेंट्स आर द मेन इंस्ट्रूमेंट्स, राइट? इसमें जिसके पास वो डॉक्यूमेंट होगा वो जाके इनकैश कर सकता है। So we were talking about these negotiable instruments. What I have covered so far, please understand. I hope my screen is visible to you all. I have talked about. No, ma'am. It's not visible. Just a minute. From my end, it is visible. Just pin out to my presentation screen. You will be finding my names, Lata Rani main as a speaker, Lata Rani as a presentation. So pin onto that, you will be able to see this screen. Yes. Yeah, it's visible now. Okay, right. So what we have talked about negotiable instrument act, we have discussed what is negotiable instrument, how it is being transferred. It is a written document which allows a person to get the money, right? Number of times we see there are different kinds of businesses. One kind of business is purely cash based, कि एक ऐसा बिजनेस जिसमें सिर्फ कैश का लेन देन होता है, उसमें उधारी चलती ही नहीं है। तो उस केस में जो सेलर है उसको भी टेंशन की जरूरत नहीं है, बायर है उसको भी टेंशन की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं कैश में लेन देन चल रहा है, राइट? सो ऐसे बिजनेसेस में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, यस। सो कैश बेस्ड बिजनेस की मैं अगर एग्जांपल दूं तो कौन से हैं? पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, होटल इंडस्ट्री। आप पे करेंगे, आप उनकी सर्विसेज, उनके प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं। दूसरे टाइप के बिजनेस होते हैं विच इज क्रेडिट बेस्ड बिजनेस। क्रेडिट मतलब उधारी बेस्ड। वो कहते हैं कि आज प्रोडक्ट ले जाओ, हमें बाद में पे कर देना। तो जितने भी पे अस लेटर वाले बिजनेस होते हैं उनके लिए दिस इज द राइट इंस्ट्रूमेंट, दिस इज द राइट इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड बाय द बायर एंड सेलर। दैट मीन्स कि अगर आपने उधार पे सेल कर दिया है तो आपको कुछ तो रिटर्न में चाहिए कि हाँ ये मुझे इतने टाइम के बाद ये पेमेंट देगा। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आई एम गेटिंग डिस्टर्ब्ड, सी द टाइम, प्लीज बी ऑन टाइम, हाँ काइंडली बी ऑन टाइम, बिकॉज आप लोग जो है ज्वाइन करते ही रहते हो, मुझे मेरी स्क्रीन जो है पॉपअप करनी पड़ती है, आई हैव टू स्विच ऑफ, राइट, टू टेक यू एडमिटेड। ओके, या जस्ट अ मिनट, let me take attendance simultaneously. Okay, so this is something a written document जिससे पेई को पेमेंट मिलेगी। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कितने तरह के होंगे? जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स: प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। प्रोमिसरी नोट एक ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिसमें जिस पर्सन ने उधार लिया हुआ है वो लिख के देगा कि आई प्रॉमिस टू पे यू। So promissory note is given by buyer who has taken goods on credit. वो promise करेगा seller को कि I promised you to pay you this amount on this date with this interest. जो भी वो लिखना चाहता है कि मैं कितना amount दूंगा, किस टाइम पे दूंगा, मैं promise कर रहा हूँ। तो promissory note is given by buyer. बिल्स ऑफ एक्सचेंज वो डॉक्यूमेंट है जिसमें बताया जाता है बाय द सेलर कि तुम्हें मुझे इतनी पेमेंट देनी है। सो आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो इशू करता है वो कौन है? सेलर। सेलर इशू करवाएगा कि यस मुझे इतनी पेमेंट तुम्हें इतने टाइम के बाद करनी है। तो क्या एक ट्रांजैक्शन में ये दोनों हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। बायर अपनी तरफ से जो डॉक्यूमेंट देगा सेलर को वो प्रोमिसरी नोट होगा कि मैं प्रॉमिस करता हूं मैं तुम्हें इतनी पेमेंट इस धारक को इस टाइम पे दूंगा या दूंगी।
बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिसमें सेलर बता देगा कि तुम्हें मुझे इतनी पेमेंट इस टाइम पे करनी है। बात वही है, बट एक जगह प्रॉमिस वर्ड आ जाएगा, एक जगह ऑर्डर वर्ड आ जाएगा, राइट। चेक जो है, चेक भी एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिसमें ये बताया जाएगा कि तुम्हें इतनी पेमेंट करनी है। सो इट इज बेसिकली डन फ्रॉम दैट एंगल। ओके, लेट अस टॉक अबाउट दिस। मैंने ये प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज सब करवा दिए हैं। दिस इज देयर इन दिस स्लाइड। आप इसके फॉर्मेट चेक कर लीजिएगा, आप मेरी ओल्ड वीडियोस देख लीजिएगा इसके रिगार्डिंग। आई जस्ट टेक अप 1 or 2 टॉपिक्स इन द क्लास, so my recording may be for 25 minutes 30 minutes depending। जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ I record it and the moment it is converted into discussion तो मैं recording stop कर देती हूँ। so my topics are basically in those videos। I'm referring this to new students, kindly go through those videos and my notes। okay बच्चे? Yes, ma'am. okay Yes. okay, right। So we have talked about holder and holder in due course in the last class। holder का मतलब जिसको हमने ओरिजिनली डॉक्यूमेंट दिया है, ओरिजिनल पोजेसर। सो इट इज ए पेई हु इज ओरिजिनल इन नेचर, जिसको कंपनी ने पे करना है या पर्सन ने पे करना है, किसी भी पर्सन ने जिसको पे करना है उसको हम बोलते हैं पेई। तो पेई एक ओरिजिनल पोजेसर होगा तो उसको होल्डर कहा जाएगा। जब ये ट्रांसफर किया जाएगा, when it is transferred to different parties before maturity, तब इसको बोला जाएगा होल्डर इन ड्यू कोर्स। ड्यू कोर्स का मतलब चलता जा रहा है, वो पास ओवर होता जा रहा है, वो ट्रांसफर होता जा रहा है डॉक्यूमेंट। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स, होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। अंडरस्टैंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ लुक एट दिस। फर्स्ट डिफरेंस इज ऑफ मीनिंग, राइट। Holder means any person who is original payee। Please understand, original payee को हम holder बोलेंगे। So he is having possession of the negotiable instrument। उसके पास इनिशियली सबसे पहले अगर किसी के पास वो डॉक्यूमेंट आता है जिसको हमने पे करना है, उसको हम होल्डर बोलेंगे। ये होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या है? ट्रांसफर्ड पर्सन, यानी कि जिसको ट्रांसफर करते जा रहे हो, जिसने वो डॉक्यूमेंट खरीदा है फॉर द कंसिडरेशन, ऑब्टेन किया है। सो यहां पे एनी पर्सन हु ऑब्टेन्स डॉक्यूमेंट इज नोन एज होल्डर इन ड्यू कोर्स। एनी पर्सन हु इज ओरिजिनल पेई, ओरिजिनल पोजेसर इज होल्डर। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, सेकेंड इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है एनी काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट, जनरली मनी इन्वॉल्विंग फैक्टर को हम बोलते हैं कंसिडरेशन। इस केस में कंसिडरेशन में नॉट पास। प्लीज अंडरस्टैंड, जिसने पेमेंट लेनी थी वो पास नहीं होगा, राइट। उसको दोबारा से पे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी उसने उधार दिया होगा, तभी तो उसको पेमेंट मिलेगी। अगर उसने गुड्स उधार पे सेल किए हैं तो भी पेमेंट मिलेगी, अगर उसने अपना कैश उधार पे दिया है तो भी पेमेंट मिलेगी। उसको दोबारा से पास नहीं करनी है कंसिडरेशन, बट जो यहाँ पे ऑब्टेन कर रहा है उसको कंसिडरेशन देनी ही देनी है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट बिना कंसिडरेशन के नहीं ले सकता। आज मेरे पास शेयर्स हैं, मान लीजिए सत्यम के, आई वांटेड टू ट्रांसफर, मैं बिना पेमेंट के नहीं करूंगी। ओरिजिनली मैंने जो कंपनी को देने थे शेयर प्राइस वो मैंने दे दिया, आज उसकी वैल्यू मान लीजिए ज़्यादा हो गई तो कंपनी मेरे से नहीं लेगी। जस्ट टेक दिस एग्जांपल कि मैंने 1 अक्टूबर को सत्यम के 200 शेयर्स लिए एट द रेट ऑफ 72 रुपीज़, ठीक है। तो ये जो 200 शेयर्स है मैंने ऑलरेडी पेमेंट कर दी। तो अब जो मेरे पास शेयर सर्टिफिकेट है दैट इज होल्डर, मैं ओरिजिनल हूँ। अब शेयर प्राइस बढ़ गया, मैंने ब्रोकर को सेल करना है, ब्रोकर मुझे वो मार्केट प्राइस देगा तभी मैं उसको शेयर सर्टिफिकेट दूंगी। होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए उस पर्सन को वो डॉक्यूमेंट ऑब्टेन करने के लिए कंसिडरेशन देना जरूरी है। इज इट क्लियर? सो इट मस्ट इंक्लूड कंसिडरेशन, बट यहाँ पे कंसिडरेशन में नॉट पास। होल्डर को दोबारा से कंसिडरेशन देने की जरूरत नहीं है। ओके? Yes, ma'am.
Next is liability. Please understand. Third difference is liability. Holder can sue if payment is dishonored. जिसने साइन किया होगा उसको वो स्यू कर सकता है. होल्डर को अगर पेमेंट नहीं मिली ना, अगर चेक डिसऑनर हो गया या बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया, तो वो एक्शन ले लेगा. वो इमीडिएटली एक्शन ले लेगा जिसने साइन किया था, जिसने ओरिजिनली साइन किया था. साइन कौन करता है? ड्रॉई. अब 3 पार्टीज में दोबारा से आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि काफी जो है बार आप कंफ्यूज हो जाते हो. 3 पार्टीज आर देयर. ड्रॉर होता है जो एक बिल को लिखता है. ड्रॉर जो है एक मेकर होता है, वो जो है राइटर होता है ऑफ द डॉक्यूमेंट. राइटर भी बोलते हैं इसको और मेकर भी, जो लिख रहा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिख रहा है या चेक लिख रहा है. ड्रॉई होता है जिसको हमने कहा पेमेंट करने के लिए. सो ही इज द वन हु हैज टू मेक पेमेंट. प्लीज अंडरस्टैंड, उसका साइन करना बहुत जरूरी है. हु हैज टू मेक पेमेंट. और पेई कौन होता है? पेई वो होता है हु हैज टू रिसीव पेमेंट. हु हैज टू रिसीव पेमेंट. ड्रॉर बिल लिखने के बाद ड्रॉई को बोलेगा तुम इसको पे कर दो. ड्रॉर एंड ड्रॉई कैन बी वन. हो सकता है जो बिल लिख रहा है उसी ने अगर पेमेंट देनी है पेई को, तो वो सेम हो सकते हैं. सो ड्रॉई मे बी ए डिफरेंट पर्सन, नंबर 1. मे बी ए डिफरेंट बैंक. चेक के केस में यहां ड्रॉई कौन बन जाएगा? बैंक, राइट. ड्रॉई एंड ड्रॉर मे बी सेम इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. पेई वो होता है जिसने पेमेंट रिसीव करनी, तो पेई को हम होल्डर भी बोलते हैं. तो अगर ड्रॉई ने साइन किया है तो पेई इसके खिलाफ एक्शन लेगा जब उसको पेमेंट नहीं मिलेगी. बट होल्डर इन ड्यू कोर्स सारी पार्टीज, जितने भी पीछे पार्टीज हैं, वो सबके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है. सो प्रायर पार्टीज का मतलब होता है जिससे ट्रांसफर हुआ. मैंने डॉक्यूमेंट दिया मिस्टर ए को, ए ने आगे दे दिया मिसेस सी को, सी ने आगे दे दिया एच को. तो प्रायर जितनी बार वो ट्रांसफर हुआ, क्योंकि वो बैक एंड पे लिखा जाएगा. बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब ट्रांसफर होता है ना, तो उसके बैक डॉक्यूमेंट पे फर्स्ट टाइम ट्रांसफर, फिर सेकंड नंबर डाल के कहां से कहां ट्रांसफर हो रहा है, थर्ड नंबर से डाल के कितनी कहां से कहां ट्रांसफर हो रहा है. जब तक मैच्योरिटी डेट नहीं आती तब तक आप ट्रांसफर कर सकते हो. तो होल्डर इन ड्यू कोर्स वो सारी प्रायर पार्टीज पे एक्शन लेगा, सिर्फ ड्रॉई पे एक्शन नहीं लेगा. वो होल्डर तो सिर्फ ड्रॉई पे एक्शन ले सकता है क्योंकि वो ओरिजिनल पोजेसर है, उससे पीछे कोई पार्टी है ही नहीं. होल्डर इन ड्यू कोर्स वो जितनी सारी पीछे पार्टीज हैं उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके. मैच्योरिटी. होल्डर मैच्योरिटी के बाद भी पेमेंट ले सकता है. होल्डर is having a right to get the document matured and afterwards also he can take the payment. बट अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो उसको मैच्योरिटी डेट या मैच्योरिटी डेट से पहले ही पेमेंट लेना है. होल्डर को 3 डेज एक्स्ट्रा भी मिलते हैं. प्लीज अंडरस्टैंड, 3 डेज एज ग्रेस डेज. तो मैच्योरिटी, होल्डर जो है मैच्योरिटी के बाद भी पेमेंट ले सकता है. होल्डर इन ड्यू कोर्स मैच्योरिटी या मैच्योरिटी से पहले ही पेमेंट ले सकता है. उसको कोई भी एक्स्ट्रा पीरियड अलाउड नहीं होता. इज इट क्लियर? क्योंकि होल्डर इन ड्यू कोर्स अगर मैच्योरिटी डेट निकल भी गई उसके बाद ट्रांसफर किया, वो वैलिड ट्रांसफर नहीं माना जाएगा. जैसे मैंने आपको होल्डर इन ड्यू कोर्स में क्या बताया था, लुक एट दिस, कि अगर उसने डॉक्यूमेंट आफ्टर मैच्योरिटी डेट माना है तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स कहा ही नहीं जाएगा. उसको मैच्योरिटी से पहले जो जिसके पास डॉक्यूमेंट है जो ट्रांसफर हो गया, बस उसी डेट तक वो पेमेंट ले सकता है. उसके बाद किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकता. वो मैच्योरिटी डेट के बाद कोई ट्रांसफर नहीं होता. सो ऑल दिस, जिससे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि वो n नंबर ऑफ टाइम्स ट्रांसफर कर सकता है, बट कंडीशन इज बिफोर मैच्योरिटी. होल्डर इन ड्यू कोर्स मैच्योरिटी से पहले कितनी बार भी ट्रांसफर कर सकता है. पेमेंट में बी गिवन, बैक एंड पे एंट्री आती जाएगी बस, कि अगर ए ने बी को दे दिया, बी ने आगे सी को, सी ने आगे डी को. ये तब तक चलता रहेगा जब तक मैच्योरिटी डेट नहीं आ जाती. द मोमेंट मैच्योरिटी डेट हैज कम, उसके बाद अगर आप किसी को ट्रांसफर करते हो, दैट इज नॉट वैलिड होल्डर इन ड्यू कोर्स. वो माना ही नहीं जाएगा,
ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे उसको इस तरीके से भी आप ले सकते हो कि होल्डर तो पेमेंट ले लेगा एक्स्ट्रा डेज में, ग्रेस डेज में, बट होल्डर इन ड्यू कोर्स मेच्योरिटी के बाद पेमेंट नहीं ले सकता. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay. Now there are three terms which I wanted to cover. One term is negotiation. मैं बार बार ये बोलती हूँ, negotiation का मतलब होता है ट्रांसफर. हाँ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, ट्रांसफर, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट ट्रांसफर कर सकते हो किसी भी पर्सन को होल्डर बनाने के लिए, होल्डर इन ड्यू कोर्स बनाने के लिए. तो प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या चेक जब आप ट्रांसफर करते हो, दैट इज कॉल्ड नेगोशिएशन. ए डॉक्यूमेंट इज नेगोशिएटेड. नेगोशिएटेड अब जैसे नॉर्मल अगर लेमैन जार्गन में बात की जाए, व्हाट इज नेगोशिएशन? यस, समबडी प्लीज, व्हाट इज नेगोशिएशन? Don't say it in the legal language. Negotiable salary, negotiable price, negotiable is something related to bargaining. Am I right? Yes, ma'am. Okay. सर मैम सैलरी के सामने भी लिखा रहता है नेगोशिएबल. That means मेरे Yes, ma'am. मेरे को ये चीज बहुत अच्छा लगता है. ये अच्छा लगता है. मैम, ये टेंडर भी हम देते हैं गवर्नमेंट को, तब मैम उसमें भी नेगोशिएबल लिखा होता है. नेगोशिएबल मतलब एडजस्ट हो सकती है थोड़ा बहुत. हम Yes, ma'am. हाँ बिल्कुल. तो जैसे टॉक अबाउट दिस वर्ड इन द लेमैन जार्गन, इट इज बार्गेनिंग, कैपेसिटी ऑफ बार्गेनिंग. सो सैलरी के आगे या चार्जेस के आगे, सो इट इज नेगोशिएबल. आप कभी टेंडर फाइल करते हैं ना, तो वो एक रेट बता देंगे कि हमारी कंपनी को ये रिक्वायरमेंट है, इतने के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं, एंड इट इज नेगोशिएबल. दैट मीन्स वी कैन सिट टुगेदर एंड हैव अ डिस्कशन ऑन टू विच प्राइस सूट्स यू एंड मी. ये तो है नॉर्मल लैंग्वेज. दिस इज समथिंग नॉर्मल जार्गन. लीगल जार्गन में नेगोशिएशन का मतलब है ट्रांसफर, राइट? तो कहीं ना कहीं जब डॉक्यूमेंट ट्रांसफर होता जाएगा, दैट डॉक्यूमेंट इज नेगोशिएटेड. इज इट क्लियर? सो नेगोशिएशन दो तरीके से होती है. नेगोशिएशन बाय डिलीवरी, ये मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में ही कवर किया था, मैं आज फिर दोबारा बता रही हूं कि जब एक आप ओरिजिनल पेई को ट्रांसफर कर रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड नेगोशिएशन बाय डिलीवरी. तो क्या हम ये कह सकते हैं इन द अदर लैंग्वेज कि जिसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं ही इज कॉल्ड होल्डर? यस, यू आर राइट, यू आर कंप्लीटली राइट कि फर्स्ट टाइम जब इसको आपने दे दिया, जो ओरिजिनल पेई है, जो ओरिजिनल पोजेसर है, जो होल्डर है, जब डॉक्यूमेंट आपने उसको दिया, इट इज कॉल्ड नेगोशिएशन बाय डिलीवरी. ये जो है सेकेंड टाइम डिलीवरी कर रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, यानी कि that person is called holder in due course. जब आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इंडोर्स कर रहे हो, इंडोर्स का मतलब अपना राइट छोड़ रहे हो, दूसरे को दे रहे हो, इंडोर्सर एंड इंडोर्सी. तो होल्डर इन ड्यू कोर्स में दो पार्टीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. इंडोर्सर जो दे रहा है, इंडोर्सी जिसके पास वो डॉक्यूमेंट जा रहा है. So endorsement and delivery is possible in case of holder in due course, and delivery के केस में it is holder. Is it clear? So original payee जो है वो उसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे? By delivery method. और जो हम ट्रांसफर करते जाएंगे आफ्टर ओरिजिनल पेई, उसको हम कैसे ट्रांसफर करेंगे? By endorsement and delivery. So it is like D and it is like E and D. Is it clear? Yes, ma'am. ओके, ये तो नेगोशिएशन था. ये कहीं ना कहीं लुक एट दिस स्लाइड विच आई वांटेड टू फोकस. जहां पे यस, इस स्लाइड में भी मैंने आपको बता दिया था डिलीवरी. डिलीवरी मीन्स कंपनी से अगर किसी को पेमेंट पहली बार जा रही है, तो वो होलसेलर है. एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल?
maybe internet connection was violated. There was a issue with the internet. I hope I am audible and visible. Somebody please reply. Okay, it is breaking. Okay. Just a minute then. Let me check. Okay, am I audible now? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, fine. Right. So I was discussing, it's like D, E and D, right? Delivery to the original payee, to the original possessor, and E and D is when it is done for n number of times to different parties. So that is holder in due course. Okay, yeah. So look at this. In this very slide, I have told you if company has to make payment to wholesaler, it is a payee and it is known as delivery. होलसेलर ने आगे पेमेंट करनी है रिटेलर ने फ्रेंचाइजी ने शॉपकीपर को. ऑल दीज पार्टीज आर कॉल्ड होल्डर इन ड्यू कोर्स एंड इट इज डन विद द हेल्प ऑफ ई एंड डी. नेगोशिएशन हो रहा है, ये डॉक्यूमेंट ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड, राइट. सो ऑल दीज पार्टीज, रिटेलर, फ्रेंचाइजी, शॉपकीपर आर कॉल्ड होल्डर इन ड्यू कोर्स. क्या बोलते हैं इसको? एच इन डी सी, होल्डर इन ड्यू कोर्स. Okay, is it clear? Yes, ma'am. So negotiation term is clear. Next term is presentment. Let me take you to that slide first. Yes, presentment is legal term to present written document in front of payee और अथॉरिटी. दोनों ही चीजें इसमें आ जाएंगी. लेट मी एक्सप्लेन इट. आपने प्रेजेंट किया है, आपको जैसे चेक है ना वो प्रेजेंट करना पड़ेगा. इन केस यू वांट टू गेट इट इन कैश, आप जब एक अथॉरिटी को प्रेजेंट करोगे, चेक दे दोगे, पेमेंट ले लोगे, एंड इट इज नोन एज लीगल टर्म ऑफ प्रेजेंटमेंट. सो प्रेजेंटमेंट इज द टाइम व्हेन यू हैव टू टेक द पेमेंट या एक्सेप्टेंस देनी है. जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, आप प्रेजेंट करोगे, ड्रॉई उसको एक्सेप्ट करेगा, तो देन इट विल कॉल्ड वैलिड बीओई. वैलिड बीओई का मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज नाउ वैलिड. जब उसको ड्राई ने साइन कर दिया, तो आपको साइन करने से पहले जो आप कर रहे हो दैट यू आर प्रेजेंटिंग, राइट. सो वो प्रेजेंटमेंट किसी भी तरीके से हो सकती है. चाहे आपने बिल प्रेजेंट किया फॉर एक्सेप्टेंस, है ना, आपको प्रेजेंट करना जरूरी है. बिल्स ऑफ एक्सचेंज को प्रेजेंट करोगे, ड्रॉई साइन करेगा, देन दैट इज वैलिड बीओई. ऐसे ही आप प्रेजेंट करते हो फॉर पेमेंट. चेक प्रेजेंट करोगे टू द बैंकर ऑन डिमांड और वो आपको उसके बाद उसकी पेमेंट दे देगा. या प्रेजेंटमेंट मेड टू द ड्रॉई, आपने कुछ भी ड्रॉई को दिया है उसके अलावा, वो भी प्रेजेंटमेंट में आएगा. बट ऑल दिस इज डन बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी. प्रेजेंटमेंट. सो क्या हम नेगोशिएशन को प्रेजेंटमेंट कह सकते हैं? प्लीज अंडरस्टैंड दीज टू टर्म्स आर इंटरचेंजेबली यूज्ड. नेगोशिएशन एक राइट है टू ट्रांसफर. जब आपने दूसरे को दे दिया तो दैट डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड. प्रेजेंटेड का मतलब है अप्रूवल के लिए दिया है, ड्रॉई को दिया है, पेमेंट के लिए दिया है. दैट मीन्स दैट डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड टू द ड्रॉई और अथॉरिटीज फॉर द पेमेंट, फॉर द एक्सेप्टेंस. सो ट्रांसफर के साथ साथ प्रेजेंट भी किया आपने. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Okay. Yes, ma'am. Last topic is dishonor. Dishonor word we have spoken for many times. Dishonor means bounce back. ये कई बार आप लोगों ने मेरे से क्वेश्चन भी पूछा है. बाउंसिंग बैक, चाहे आपका वो कुछ भी पेमेंट बिकॉज ऑफ एनी रीजन, इफ दैट इज डिसऑनर. मैम एक बार प्रीवियस स्लाइड में एक बार जा सकते हैं क्या? एक बार प्लीज. यस, बीओई मतलब थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? हाँ. बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में
ड्रॉर जो है ड्रॉई को इंस्ट्रक्ट करता है टू मेक द पेमेंट टू पेई, उस केस में ड्रॉई को वो एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। अगर ड्रॉई उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उसको हम लीगल बीओई नहीं बोलेंगे, वैलिड बीओई नहीं बोलेंगे। आपने एक पार्टी ने इंस्ट्रक्ट कर दिया, जैसे मैंने आपको इंस्ट्रक्ट किया सुरजीत को टू मेक द पेमेंट टू उत्तम, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तो आई एम ए ड्रॉर, जिसने लिखा वो बिल, यू आर ए ड्रॉई, क्योंकि आपको पेमेंट करनी है किसको? उत्तम को। उत्तम इज ए पेई। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक आप उस पर अपना सिग्नेचर नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब करवाया था, लुक एट दिस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यस, तो उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। अगर वो इट मस्ट बी साइंड बाय द ड्रॉर एंड सम पेबल मस्ट बी सर्टन, राइट? सो इट मस्ट बी साइंड बाय द ड्रॉर एंड पेई मस्ट एक्सेप्ट इट, राइट? इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड, लुक एट दिस, कि आज यहां पे यू आर जस्ट डायरेक्टिंग, कौन? राशिद ड्रॉ कर रहा है, राशिद अपनी स्टैंप लगा देगा। किसको बोल रहा है? जस्ट गोविंदा को बोल रहा है कि आप संजीव को पे करना। क्या पे करना? 30,000 रुपीज। जब तक गोविंदा इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज वैलिड नहीं होगा। तो इसको बताना पड़ेगा ये क्या कर रहा है, ये ऑर्डर दे रहा है। राशिद ऑर्डर पास कर रहा है गोविंदा को कि टू मेक द पेमेंट टू संजीव। गोविंदा को ये डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करना जरूरी है। इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड, then this is not valid VOE. Please understand the most important instruction is, agar drawee is not giving acceptance, drawee acceptance is not valid. Must, then it is not valid. Then it is not legal. Then it is not legal. Okay. Yes, same way. Yes. Thank you very much. Okay, okay. Same way when you talk about this, कि जब आप प्रेजेंटमेंट की बात कर रहे हो तो एक्सेप्टेंस के लिए जो आप दे रहे हो ना उसको, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉई को दे रहे हो, तो दैट इज वैलिड प्रेजेंटमेंट। मतलब आपने प्रेजेंट कर दिया, अब वो कुछ दिन लेगा, एक्सेप्ट करेगा, वो वापस भिजवाएगा, फिर वो जो आपके पास आपकी कॉपी आएगी साइन की हुई, एक्सेप्ट की हुई, तो उसको हम बोलेंगे प्रेजेंटमेंट कॉपी इज वैलिड नाउ। ओके मैम। ओके, now last topic is dishonor. What is this? Maybe, yes, yes, so dishonor का मतलब है when you talk about bounce back, कि आपको at the time of payment, अगर simple लाइन में बात करें, at the time of payment payee has not received it for any reason, payee has not received the payment, उसको हम बोलते हैं dishonor। तो document is said to be dishonor। बिल्स ऑफ एक्सचेंज है या प्रोमिसरी नोट है या चेक है, आपको अगर ड्यू टाइम पे पेमेंट नहीं मिलती है तब उस डॉक्यूमेंट को बोला जाएगा, दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट इज नोन एज डिसऑनर्ड। डिसऑनर होने के दो कारण हैं, वन इज बाय नॉन पेमेंट विच इज वेरी जनरल, उसके अकाउंट में पैसा ही नहीं था, राइट? सो ड्रॉई के अकाउंट में अगर पैसा नहीं है तो इन दैट केस इट इज नॉन पेमेंट। सो व्हेन ड्रॉई हैज नो sufficient balance, no sufficient balance in his account, in his account। तो अगर ड्रॉई के अकाउंट में पैसा ही नहीं है तो डॉक्यूमेंट इज डिसऑनर्ड, या डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस, यानी कि ड्रॉई ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, ड्रॉई हैज नॉट गिवन हिज एक्सेप्टेंस, तब भी वो डॉक्यूमेंट इज डिसऑनर्ड, राइट? तो ड्रॉर ने ड्रॉई के पास भेजा बिल, वो उसके गुम हो गया, एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, तो वो डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड डिसऑनर्ड। सो अगर ड्रॉई ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया फॉर एनी रीजन,
that negotiable instrument is called dishonor. Okay, is it clear? Yes, ma'am. Okay, so this was all about negotiable instrument. What I will do today, I'll be sending you these complete slides whereby my handwriting is mentioned. Okay, so I'll be sending you all these complete slides, and I'll request Soma to send all the previous notes to in the group again. Okay, is it clear? Anything you want to ask, anything you wanted to know, please let me know. Yes. Yes. Yes, I'm asking Thank you, madam. if there is any doubt, just let. Okay, okay. Thank you so much. Thank you. Thank you.